नाज़रीन, तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम अहले मुसलमान को ईद उल फितर की मुबारकबाद हो। रमज़ान मुबारक के बाद अल्लाह ताला ने हमें एक फितरी खुशी नसीब की ईद उल फितर की सूरत में, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईद उल फितर की इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए जनाब सलीम रूमी साहब के घर पे। और ये सलीम रूमी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बानी हैं, प्रेसिडेंट हैं, और इसके अलावा ये कि NGOs भी चलाते हैं जिनमें कि और फिर ऑल मेंबर फेडरेशन से भी इनका ताल्लुक़ है। ये अपने तारुफ खुद भी कराएंगे। तो लिहाजा इस वक्त मैं मौजूद हूँ इनके रहायशगाह पे। मेरे साथ जनाब सलीम रूमी साहब हैं, उन्हीं के साथ उनके साहबजादे हैं एहसन रूमी साहब, एहसन सलीम रूमी साहब, और उसके साथ उनके भांजे या भतीजे, मेरे ख्याल पे थोड़ा सा बेहतर भतीजे जो उनके हैं जनाब समीर रूमी साहब, ये मौजूद हैं यहाँ पे। और हम एक लाइटर मूड में जो ईद उल फितर की खुशियाँ होती हैं उसको हम बांटने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं जनाब इस घर के सरबराह जनाब सलीम रूमी साहब से ही मुखातिब होगा। सलीम साहब, सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को ईद उल फितर मुबारक हो, और मैं समझता हूँ ईद की खुशियाँ बड़ी खुशियाँ होती है, और एक रमज़ान मुबारक के बाद। तो रमज़ान मुबारक कैसा गुजरा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान को अपनी तरफ से ईद की मुबारकबाद देता हूँ। बिलाल साहब, आपको, मेट्रो वन के तमाम यहाँ जो मौजूद हैं, इनका पूरा हमला, उन सबको ईद की मुबारकबाद देता हूँ, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें बार बार इस ईद की खुशियाँ मनाने की तौफीक दे। तो ईद का जो मौका है बिलाल भाई, वो तो ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ा ओकेशन है, एक बहुत बड़ा त्यौहार है, और हर घर में, चाहे छोटा घर हो बड़ा घर हो, गरीब अपने हिसाब से अपने तौर पे माशाल्लाह ईद की खुशियाँ मनाते हैं, और आप लोग इसको पूरे पाकिस्तान में दिखाते हैं। आप लोगों की मेहरबानी है, शुक्रिया। देख रहे होंगे नाज़रीन कि घर के सामान भी हमारे पास सजा हुआ है। पूरी ईद की इन्होंने पूरी तैयारी की हुई है, और मेहमान नवाजी जो है वो चलती रहेगी। सलीम भाई, बात यह है कि ईद पे एक ताजिर, अक्सर लोग जो है ना मुख्तलिफ जो होते हैं वो एक सस्पेंस होता है कि ताजिर ईद कैसे मनाते हैं। सर, ताजिरों की ईद कोई हटकर तो नहीं होती है, माशाल्लाह सारे ही लोग इसी तरह होते हैं, बस अपने अपने तौर पे अल्लाह ने जिसको जिस तरह नवाजा हुआ है। लेकिन बिलाल भाई, आप तो माशाल्लाह पूरी रमज़ान मार्केटों में जाते हैं और एक एक चीज़ को कवर करते हैं। तो इस मरतबा भी रमज़ान का जो सीज़न था ताजिर बरदरी का, वो इतना अच्छा नहीं गया। हालात कुछ अच्छे नहीं थे कारोबारी तौर पे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों के पास इतनी वसअत, इतनी ताकत नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ख़रीदारी कर सकें। तो इस साल मेरे हिसाब से, आपको ज़्यादा इसका भी अंदाज़ा होगा, तो मेरे हिसाब से ना इस साल जो लोगों ने ख़रीदारी नहीं कर सके बवजह इस वजह कि महंगाई बहुत हो गई है। ताजिरों की ईद जो होती है वो हमेशा की इसी तरह होती है कि हम अपने तौर पे ताजिर इसलिए मनाते हैं जैसे कि सीजन अच्छा गुजर गया। सीजन अच्छा गुजरा ईद में बड़ी खुशी होती है। नहीं, अल्लाह का शुक्र अच्छा है, नहीं गुजरा तो वो गमगीन होते हैं। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो पूरे पाकिस्तान का जो हाल है, वो इस रमज़ान में जो एक अंदाजे के मुताबिक बहुत कम सेल हुई है, जितनी होनी चाहिए उससे 30 से 40% हुई है। तो इसका असर ज़ाहिर है माशरे के अंदर ही हम सब रहते हैं, तो सब पर पड़ता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ताजिरों पे ज़्यादा पड़ता है कि वो पूरी कोशिश उसकी होती है कि इस सीज़न की वो तैयारियां की होती है 2-3 महीने पहले से, तो वो फिर उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है, एक्सपेक्टेशन भी पूरी नहीं होती। फिर इसके बाद वो परेशान हो जाता है कि अब ये बाकी जो माल बच गया उसको क्या करें। तो ये एक थोड़ी सी परेशानियां होती हैं। बहरहाल ये ज़िंदगी में आपका ताल्लुक ज़्यादातर बिल्डर एंड डेवलपर्स की तारीफ से, बिल्डर डेवलपर भी है, और हमारा टेक्सटाइल का बिज़नेस भी है। टेक्सटाइल का हमारा बिज़नेस है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बेटा एहसन टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में पूरा करते हैं। समीर मेरा भतीजा है, ये डेवलपर्स को देखता है, बिल्डिंग के जितने भी है। तो बिल्डर्स का काम भी इस वक्त थोड़ा स्लो हुआ है। तो बिल्कुल रमज़ान में वैसे ही स्लो होता है, लेकिन ऑल ओवर पूरे साल इस वक्त जो पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी पोजीशन नहीं है। अच्छा, सलीम रूमी साहब, मैं बता दूं आपको कि बेहतरीन NGOs भी चलाते हैं ये, कुतियाना मेमन एसोसिएशन की जानिब से, और इनमें अस्पताल भी हैं, एजुकेशन भी है, वो हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं सलीम रूमी की जानिब चलता है। टेक्सटाइल की, जैसे कि सलीम साहब ने बताया, टेक्सटाइल की में क्या चीज़ आप लोग बनाते हैं? हम टेक्सटाइल में पूरी वैरायटी करते हैं। इसके अंदर मेजर हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि बेडशीट एक्सपोर्ट करते हैं। हम यूरोप और USA इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ये पूरा फिनिश प्रोडक्ट है, फ्रॉम यार्न टू
एंड प्रोडक्ट, तो पैक्ड प्रोडक्ट रिटेलर्स के शेल्फ्स तक हम, हाँ। तो मतलब कि लोकल भी मार्केट में देते इसके हैं या अलावा सिर्फ export? इसके अलावा बेडशीट्स तो ज़्यादातर हमारा, मतलब आप समझे कि 95% एक्सपोर्ट ही है, लोकल बहुत थोड़ा चंग है। लेकिन इसके अलावा हम कुछ शलवार कमीज़ का कपड़ा हो गया, लेडीज़ का कुछ कपड़ा हो गया, तो ये भी हम बनाते हैं, और जो लोकल के हवाले से हमारा वो लोकल का कैसा रहा ये सीजन, कैसा रहा? ओवरऑल मुल्क के हालात तो आपको पता ही है। थोड़ा सा मामलात पिछले 1 साल से 1.5 साल से जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी या दूसरे मामलात थे, उसकी वजह से थोड़ी सी चीज़ें स्लो रही हैं, लेकिन उम्मीद है आगे बेहतरी होगी। इसमें मैं समझता हूँ कि टेक्सटाइल बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो एक फर्क पड़ा, शायद आप भीतर हुए, कि गैस के जो टैरिफ बढ़ गए, बिजली के टैरिफ बढ़ गए, तो उसकी वजह से आपके अपने एक्सपेंडिचर में कितना फर्क पड़ा? ये एक मेजर अफेक्ट है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट अफेक्टेड भी हुई है ना। उसकी वजह ये है कि गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की आपकी जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 100-200% पे ओवर लास्ट 1-1.5 साल में हो गया। जी। और इससे पहले डिवैल्यूएशन हो रही थी, अब जो है करेंसी भी स्टेबल है, तो वो कॉस्ट अफेक्ट कर रही है। बायर थोड़ा सा रिलक्टेंट है नए ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए, लेकिन हमें उम्मीद है कि आगे कुछ चीज़ें बेहतरी होंगी। नई गवर्नमेंट आ गई है, कुछ पॉलिसियाँ बन रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आगे अगले आने वाले महीनों में सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। मतलब ये है कि ये जो ईद मना रहे हैं, आज हम जो ईद मना रहे हैं, तो ये ईद जो मना रहे हैं ये खुशी की है या कुछ थोड़ा सा इसमें मतलब कि फिक्रमंद भी है कि यार कारोबार ज़्यादा अच्छा नहीं है? ईद तो खुशी का ही मौका खुशी का है, मौका तो है। रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, तो ईद तो खुशी का ही मौका है। तो जो हालात तो चलते रहते हैं, वो तो ज़िंदगी है, लेकिन खुशियाँ तो अपनी जगह हैं। एक तरीके से मुसलमान के एज ए बीइंग ए मुसलमान हम तो सारी चीज़ अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि अल्लाह ताला जो करेगा वो बेहतर करेगा। एम्प्लॉइज़, जैसे मिसाल के तौर पे इतनी महंगाई हुई, इतना कुछ हुआ, तो आप लोग अपने रमज़ानों में उन एम्प्लॉइज़, गरीब एम्प्लॉइज़ के लिए क्या करते हैं? कुछ करते हैं कि क्या? आजकल तो सुना कि बहुत सारी छांटियाँ हो रही हैं, लोग निकाले जा रहे हैं, क्या सोचते जी, हैं? ये तो अफेक्टेड हैं सब। आप देखें तो जनरल पब्लिक, मैं कहूँगा जो लेबर साइड पे है वो ज़्यादा अफेक्टेड है। तो वो, लेकिन अपनी तौर पे हर आदमी कर रहा है, चाहे वो राशन तकसीम हो रहे हैं, दूसरे मामलात हैं, कुछ ईद के हवाले से चीज़ें हैं, तो जिनका जितना है वो कर रहे हैं। और हमारे लोग, मैंने देखा है कि हमारे जितने भी लोग हैं वो इस मामले में पीछे नहीं हटते, तो देने वाले लोग हैं माशाल्लाह सारे। तो मतलब अपने एम्प्लॉइज़ की भी आपने ईद अच्छी? बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, सब 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 कोशिश होती है कि सबकी ईद अच्छी मने। ये नाज़िर, ये हैं सारे, ये मालकान में से हैं। आप यकीन कीजिए कि जैसे कि जो एक एम्प्लॉई होता है, एक एम्प्लॉई जो होता है उसको यकीनी तौर पे जब बड़े लोगों पे जो है महंगाई इतनी ज़्यादा असरअंदाज होती है, तो एक गरीब आदमी की जो असरअंदाज हुई है उसका अंदाज़ा तो खैर बहरहाल, अगर सलीम रूमी साहब जैसे, या एहसन रूमी है, या समीर साहब, इसी तरह बहुत सारे दूसरे भी हमारे ताजिर हैं, अगर ये मदद ना करें, राशन ना बाँटें, और मेरे ख्याल है कि जो फलाह का काम ना करें, तो मेरे ख्याल की सबकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल भी हो सकती है। मेरे ख्याल में समीर साहब से अब चलते हैं। समीर भाई बड़े खामोश बैठे हुए हैं, तो समीर भाई, जो ये डेवलपर्स का काम है पाकिस्तान में, तो ये काफ़ी बड़ा काम सब तस्वुर किया जाता है, और इसमें समझा जाता है कि ये काफ़ी मतलब कि पैसे वाला काम है। लेकिन ये जो हालात है, इन हालात में क्या सूरत हाल है मतलब कंस्ट्रक्शन की? सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक। देखिए, आप जैसे सलीम भाई ने सबने बताया कि थोड़ा सा है तो सही कि प्रॉब्लम है लोगों के साथ, खासतौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे। कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल और कोई भी सेक्टर है आजकल, देखें पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, फिर रमज़ान आ गया बीच में, तो एक लोगों में ज़रूरत पूरी करने की पहले वो हो गई कि पहले ज़रूरत पूरी करें, उसके बाद दूसरी लग्जरीज की तरफ आए, और सेल साइड भी स्लो हुई ऑब्वियसली। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ईद के बाद थोड़ा सा और बेहतर होगा और लोग थोड़ा सा खुल के सामने आएंगे, थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे, तो एक उम्मीद इंशाल्लाह है बेहतर के। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं, ये तरक्याती की तरफ के यार चलें, उम्मीद है कि बेहतरी होगी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में हमने ये देखा, ये जो टैक्सेस के मामलात आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ कब्ज़ा माफिया का जो एक ख़तरा है कि ज़मीनें कब्ज़ा हो जाती हैं, या फिर आप समझिए कि ओवरसीज़। हमने ईद के सीज़न में हमने देखा, जो मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में देखा, कि ईद के सीज़न में ओवरसीज़ अमूमन जो है वो नए फ्लैट्स वगैरह खरीदारी के लिए ज़्यादा रश होता था। तो इस वक्त क्या सूरत है कि क्या ओवरसीज़ की तरफ से कोई दिलचस्पी जाहिर की जा रही है या नहीं की जा रही है? देखिए, ओवरसीज ओवरऑल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया इसकी वजह से कि जो डॉलर फ्लक्चुएशन हमारी है, जिसकी वजह से वो लोग थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो रही है उनकी, कि वो कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके अपने अगर डॉलर्स में आ रहे हैं या कोई भी करेंसी में आते हैं तो उनके पैसे टूट रहे हैं। अगर हमारा डॉलर स्टेबल हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो गैप आए पिछले कुछ टाइम में वो इंशाल्लाह पूरा होना शुरू हो जाएगा।
लोगों को कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर कि ठीक है अब स्टेबल हो गया, मेरे पैसे टूटेंगे नहीं। तो असल उनको यही हर्डल आता है। जैसे कि प्रॉपर्टी की कॉस्ट गिर गई है ना काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डिसहार्ट हो गए हैं। देखिए प्रॉपर्टी कॉस्ट वो वहाँ से करेंसी आ रही बाहर से, वो पाकिस्तान कन्वर्जन कर रहे होते हैं और पता चलता है कि कुछ टाइम बाद 30% जैसे पिछले दिनों आ गया था फ्लक्चुएशन का, तो उनको कहते हैं कि यार जितने पैसे भेजे थे उसके हमारे कम हो गए पैसे। तो इंशाल्लाह अगर स्टेबिलिटी आती है गवर्नमेंट लेवल पे और हमारी करेंसी अगर फिक्स हो जाती है किसी चीज़ पे, तो इंशाल्लाह वो भी तो हाउसिंग इंडस्ट्री आपकी, आप समझते हैं कि इस वक्त जो है वो प्रॉफिटेबल है, या आपके आप ये समझें कि एक दर्द-ए-सर बनी हुई है कि माल नहीं बिक रहा है और पब्लिक नहीं आ रही है, क्या सूरत है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक दूसरे वही बता दीजिए, कब्जा माफिया जो है उसकी वजह से भी में जो बिल्डर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो एक कब्जा माफिया तो अब वो तो सारी ज़िंदगी हमेशा से ही है, वो तो एक स्ट्रगल है ही हमेशा से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल रुकावट आ गई, काम चलता रह रहा है। लेकिन पहले से जो कुछ परसेंटेज है और उससे कम में आपकी सेल साइड और इस तरह से आपकी कम होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी बेहतर हो जाएगी। कॉस्ट बढ़ गई ना आपकी काफ़ी, कॉस्ट बढ़ गई ऑब्वियसली, तो चीज़ें महंगी होना शुरू हो गई, आपकी हाउसिंग महंगी होना शुरू हो गई, आपके अपार्टमेंट्स, आपकी जगहें, जो प्लॉट्स वगैरह वो सारे महंगा होना शुरू हो गए। तो अब ज़रूरत की चीज़ें पहले पूरी हो रही हैं, बाद में फिर दूसरी चीज़। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं, बेहतरी की तरफ काफ़ी। मतलब ईद आप ये समझते हैं कि ओवरसीज में अमूमन ओवरसीज जो ईद मनाने के लिए पाकिस्तान आते हैं, अपने रिश्तेदारों के आते हैं, तो हमने माजी में ये देखा था कि ईद पे जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट जो बड़ी तेज़ हो जाती थी, तो मौजूदा वर्ष क्या सूरत हाल है? अभी स्टेबल है, बहुत तेज़ नहीं हुआ है। मतलब है कारोबार, हाँ कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टॉप हो गया, पहले से पिछले महीनों से वो थोड़ा कम हो गया। डिपेंड करता है ना। हाँ। अब क्या है कि जो हाउसिंग का जो शोबा है ना शोभा है सर, उसमें ऐसा है कि अगर लोगों के जो दूसरे कारोबार हैं उसी से उनको पैसे निकालने हैं। बिल्कुल सही। अगर उनके दूसरे कारोबार अच्छे हैं और वो उसमें अर्न कर रहे हैं ना, तो वो अपनी सेविंग करके ना तो कहीं पर फ्लैट बुक कराया, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट की सूरत में लगा। अब उनको कहीं से वो बचत नहीं हो रही होगी, तो वो उसका ध्यान, जाहिर है वो जितने पैसे कमा रहा है तो वो कहता है यार मेरी जो सेविंग हो रही है मैं कहीं इन्वेस्ट करूं। तो सबसे ज़्यादा रियल इस्टेट एक इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी और बहुत अच्छी जगह है। और हमारी तकरीबन 32 से लेकर 35 इंडस्ट्रीज चलती हैं पीछे, मेरा ख्याल है 75 एलाइड इंडस्ट्री जो है, मेरा ख्याल इतनी चलती होंगी। लेकिन मैं जो बड़ी जो इंडस्ट्रीज है मैं सिर्फ उनकी बात कर लूँ तो 32 से 35 ऐसी हैं जो हमारे मुल्क के रेर की हड्डी है और इसमें जॉब्स बहुत क्रिएट होती है। तो इस वक्त जो आपने कहा ना कि पिछले दिनों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, बिल्डर्स का भी हुआ है। कब्जा माफिया की आपने बात की, बहुत बड़ी मुसीबत है इस मुल्क में। इससे मुझे याद है कि आबाद में ये ऐलान किया था मोहसिन शकानी साहब की जब उसमें, कि आबाद ने कहा था कि हम सिंध में जो है वो कंस्ट्रक्शन को बंद कर रहे हैं, हम नहीं चलाएंगे, हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो इसी हवाले से वो मीटिंग्स तो बहुत की आबाद वालों ने, बड़े बड़े सब अदारों से बात की है, हुकूमत सिंध से बात हुई है, इसके अलावा पुलिस से बात हो रही है। बहरहाल जो कोशिश होती है कि हो जाए, लेकिन अब ये एक ऐसी वो है कि इंडिविजुअली है ना, कोई भी बंदा उनसे लड़ नहीं सकता कब्जा माफिया से। मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्शन सिस्टम से सबसे ज़्यादा परेशान है, और सिस्टम में कौन लोग हैं वो मेरा ख्याल है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आवाम भी जानते हैं अच्छी तरह। ईद अच्छी गुजर रही है आज, मतलब ये है कि सेटिस्फैक्ट्री थी कि कोई परेशानी तो नहीं, मतलब कि मतलब कि दिली खुशी नसीब हुई, मतलब कि इस ईद को अच्छी लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद तो समझे आप अल्लाह की तरफ से तोहफा है, हमने रमज़ान गुजारी, रमज़ान भी पूरा एक ओकेजन है पूरे महीने का, इसमें इतनी इबादत होती है, इतनी बरकत मिलती है अल्लाह की तरफ से, और ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है ईद मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए मतलब ये कि आप ये वरी नहीं है कि जनाब कि कारोबार थोड़ा मतलब कि नफ़े में नुकसान हो रहा है ऐसा तो नहीं है ना वो कहते हैं नफ़े, वो कहते हैं ना हम तो नफ़े में नुकसान हो गया, नुकसान तो वो परेशानी लेके बैठे हुए हैं कि नफ़े में नुकसान हो गया, ऐसा तो नहीं है ना, सेट चल रहा है ना बिल्कुल। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं आपसे ही पूछना, फिर मैं असम की तरफ बढ़ूँगा। आप NGOs भी चलाते हैं, तो थोड़ी सी उसकी बताएं कि इस रमज़ान में तो आप लोगों की मुसीबत बढ़ जाती हैं। मेरा ख्याल है कि कराची शहर वाहिद पूरे पाकिस्तान में मैं गया रमज़ानों में, लास्ट ईयर मैं पेशावर तक गया, तो जो मैंने कराची के अंदर देखा ना, जो फलाह के लिए जो काम करते हैं उसमें ख़ास तौर पर मेमनट कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटीज़ जो हैं वो आपके जो करते हैं सड़कों पे अफ्तार कराना है या आपके राशन बांटना है, ये करना है। तो आप NGOs भी चलाते हैं, अस्पताल भी चलाते हैं, एजुकेशन सेंटर में, तो उसके मुताबिक कुछ बताइए कि क्या सूरत हाल है। आज मैं पहले तो बता दूं कि मैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूं। जी। और ये ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन जो है वो तमाम जितनी भी मेमन एसोसिएशंस हैं, तकरीबन 55-56, उन सब की मदर बॉडी है, बाकायदा इलेक्टेड है, और तमाम जमातों के जितने भी अहदेदार होते हैं वो वोट कास्ट। बिल्कुल। कुतियाना मेमन एसोसिएशन का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ।
और कुतियाना मेमन हॉस्पिटल का भी मैं वाइस चेयरमैन हूँ। हमारा कुतियाना मेमन हॉस्पिटल है वो 225 बेड का हॉस्पिटल है खारादर में। बिल्कुल। और वहाँ पर जो मरीज़ आता है वो इंतहाई नादार, गरीब, बिल्कुल। और उसको बेचारे को इलाज की कोई समझ नहीं है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह थैलेसीमिया भी चला रहे हैं, मुफ्त चला रहे हैं, ब्लड देते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डायलिसिस का पूरा डिपार्टमेंट है जो हम बिल्कुल मुफ्त। मैं देखिए एक मुकम्मल अस्पताल चला रहे हैं हम। इसमें हम कार्डिक का भी है, हमारे पास हर चीज़ है, तो हम चला रहे हैं। उसमें गरीबों की हम मदद कर रहे हैं। और रमज़ान के महीने में हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी कम्युनिटी के बहुत पैसा आता है, फंड आता है। ये बात तो मैं खुद भी देखा कि मेरे मेमन कम्युनिटी बहुत जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है अल्लाह ताला ने इनको, और मेरे ख्याल में कराची शहर में जितना मेमन कम्युनिटी जितना भी फलाई इदारे चलाते हैं, मेरे पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मैं मज़ीद भी गुफ्तगू करूँगा, लेकिन यहाँ छोटा सा वफ़ा लेना है और वक्फे हम दोबारा हाजिर होते हैं तो ईद की खुशियों को दोबारा हमसे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं। ये ईद उल फितर के खुसूसी प्रोग्राम है और इसे हम ईद फ्लेवर के साथ हम कर रहे हैं। और यकीनी तौर पे हम आज रूमी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जो रूही रवा हैं जनाब सलीम रूमी साहब के घर पे मौजूद हैं। उनके साथ उनके साहबजादे भी हैं एहसन रूमी साहब, और उनके भतीजे जो हैं समीर रूमी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। और वक्फे में जाने से कब थोड़ी सी NGOs के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, तो एहसन क्या आप भी इसमें शामिल हैं NGOs वगैरह में, या सिर्फ कारोबार कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल। अब वालिद साहब वालिद साहब के साथ और शामिल? बिल्कुल शामिल हूँ। वालिद साहब को देख देख के कोई पिछले 15 साल से वालिद साहब इसी NGO के कामों में से और सोशल वर्क में हैं। तो कुछ सालों पहले मैंने भी थोड़ा हिस्सा डालना शुरू किया है। हमारे जैसे कम्युनिटी के स्कूल्स हैं, कुतियाना मेमन स्कूल्स, तकरीबन 6000 बच्चे पढ़ते, तो उससे सिलसिले से जुड़े हुए हूँ। एजुकेशन बोर्ड का मेंबर हूँ और थोड़ा बहुत काम उधर आना जाना रहता है, मसरूफियात रहती हैं उनके हवाले से। अच्छा, ये जब करते हो आप, ये जो आप फलाई काम करते हो, अंदर से कैसे खुशी मिलती है कि मतलब ये कि एक अल्लाह ताला ने जो एक ज़िंदगी दी है, उसकी जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी को आप जो है कारोबार के साथ साथ किसी गरीब के लिए भी जो काम कर रहे हो, तो उसमें आप कितना टाइम एक्सपेंड करते हो अपने कारोबार से हट के? बिल्कुल। असल जो मुझे लगता है बात है कि आपने अपना वक्त देना है ना, वो ज़्यादा मैटर है। और देखिए, पैसे तो हर कोई दे देता है, लेकिन अपना वक्त लगाना, अपना टाइम देना और उसको मैनेज करना, तो वो एक बड़ी बात। तो वो सिलसिला चल जाता है, कभी इधर तो कभी उधर, तो ये जिंदगी लगी रहती है। बिल्कुल। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री चलाना कोई आसान काम नहीं, बिल्कुल है। बड़ा ही एक हैंड्स ऑन जॉब है टेक्सटाइल की। इसके अंदर फिर किस तरह मतलब मैनेज कैसे करते हैं आप इसको, मतलब ये कि करना पड़ता है? थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रहती है हफ्ते। रमजानों में क्या रहा? रमजानों में आपने क्या किया? रमजानों में तो थोड़ी सी हमारी टाइमिंग रिलैक्स ही रहती है। अच्छा, ऐसे ऑफिस टाइमिंग भी, जैसे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ कि हर जगह ही थोड़ा सा रोजेदारों को एक वो रहने के लिए क्या हुआ, सरकारी टाइम होता है। हाँ, तो उसके बाद आपको कोई ऑफिस में नहीं मिलेगा। तो उस तरीके से वो हकीकत वो इस तरीके से रिलैक्स एक टाइम रहा। फिर घर पे तराबी होती रही, यहाँ तरावियाँ हुई, तो वो एक खत्मुल कुरान किया। मैंने खुद भी शिरकत की थी, बड़ी जबरदस्त तकरीब। हाँ, बिल्कुल। तो इस तरीके से रमजान पूरा तो उमड़ आया था। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके बाद मिलना मिलाना, एक रमजान एक त्योहार ही है मेरे हिसाब से। रमजानों में आपको घर वालों से मुलाकात का टाइम भी ज्यादा मिल जाता होगा, है ना? दोस्तों यारों से भी ज्यादा मिलना मिलाना रहता है, लोगों से भी मिलना मिलाना ज्यादा रहता है। तो थोड़ा सा रमजान हमेशा से एक रिलैक्स माहौल में गुजरती है, तो इसी तरीके से गुजारी। इसमें लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, घर वालों को भी टाइम दे रहे हैं, यानी कि एक थोड़ा सा सख्त टाइम होता है, मतलब बिल्कुल ऐसी ही है। और कोशिश बिलाल भाई, मैंने अपने बच्चों को, अपने भतीजों को, सबको, भांजों को, सबको एक ही बात कहता हूँ, अल्लाह ने आपको नवाजा है, सिर्फ आपके लिए नहीं नवाजा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए नवाजा है कि जो आपसे रिलेटेड लोग हैं, आपको उनका ख्याल रखना है, हर किस्म का उनके साथ में। फिर एक माशरे के साथ भी चलना है। फिर आपने अगर ये, मैं जिस तरह आपने कहा कि NGO हम चलाते हैं, तो सर उसमें पैसा भी देना, वक्त भी देना, लोगों से भी पैसे लेना, तो ये एक ऐसा काम है कि जब से मैंने काम शुरू किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कारोबार में अल्लाह पाक ने मुझे कोई कमी नहीं की, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बरकत दी उसमें। तो मुझे अंदाजा है। समीर भाई, मेरा ख्याल पे जनाब आपके बड़े जो आपके जो एक फलाई काम कर रहे हैं, इसमें बच्चे भी, तो आपका भी हिस्सा है इसके अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट तो है। वही कुतियाना मेमन एसोसिएशन के हवाले से। कुतियाना मेमन एसोसिएशन जैसे सलीम चाचा है, इसके अंदर हमारा एक वो भी चल रहा है KMA प्रोटेक्ट के नाम से।
कि उसके अंदर बच्चों को खारदर में और जितने आसपास के इलाके के जितने बच्चे हैं उनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी क्लासेस होती है, एजुकेशन होती है, आफ्टर स्कूल होती है, और वो अच्छा करने मतलब कि थोड़ा सा दुनिया के साथ चल सके। अच्छा, ठीक है। उसमें इनका तो उसको सेंटर वगैरह खोला हुआ? उसका सेंटर खुला हुआ है उधर के में कुतियाना खारदर में ही है। तो वो भी बड़ा अच्छा है, एक सेटअप हुआ हुआ है कि अब इनिशिएट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो चुका है, और उसमें कई हमारी उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने इनरोलमेंट की है। ठीक है। ऐसा हो गया, हमने जितनी एक्सपेक्टेशन की थी उससे ज़्यादा लोग इसमें इनरोलमेंट करना शुरू। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा है कि लोगों को एक नई दुनिया की। अच्छा, वो सारे का सारा कुतानी मेमन एसोसिएशन कर रही है? नहीं, वो वो ओवरऑल वो अलग है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट हमने बनाया हुआ है। वो आप देखेंगे ना, आप तो किसी दिन मैं उधर दावत राउंड करेंगे हम दूंगा, उसको। आप देखेंगे ना। वो इसमें समीर का एक बड़ा भाई है, मेरा भतीजा ताहिर रूमी, वो इसका चेयरमैन है और वो उसको देखता है, और वो स्टेट ऑफ द आर्ट बना हुआ है सर। आप देखेंगे, आपको लगेगा कि यार मैं किसी ऐसी जगह पर आया हूँ कि जो मैं अगर बाहर जाऊँगा तब भी मुझे एटमॉस्फेयर यही मिलेगा, इस तरह का। जी समीर भाई कुछ बताएं। फिर उसमें आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें कितनी होती है? अल्हम्दुलिल्लाह बस देखें, उसमें जैसे कहा पैसे तो हर कोई दे देता है, पैसे तो हर कोई दे देता है, सही बात है। असल जाना वहाँ पर मैनेजमेंट है, उनका सिस्टम देखना है, टाइम देना टाइम देना है, उनका सिस्टम है, उनको उसको रन किस तरह करना है, और वो चीज़ हम जो सोच रहे हैं प्रोवाइड कर पा रहे नहीं कर पा रहे, बिल्कुल सही कहा। और जो हम रिजल्ट्स का निकल रहा है नहीं निकल रहा। तो असल पॉइंट ये है कि कितने आपको बच्चे हैं उसके अंदर, कितना तकरीबन? तकरीबन इसमें हमने एक्सपेक्ट किया था कि तकरीबन 200-300 आ जाएंगे, मेरे ख्याल 700-800 शुरू आ गए। 1 साल के अंदर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। तो उसमें टोटल आर्टिफिशियल मतलब कि जो मालूमात होती हैं, जो भी आपकी इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके हवाले से, जो कि इस तरह की बड़ी जदीद मालूमात है ये। तो इसके बाद वो बच्चों को क्या, जब वो कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या कोई रोजगार का कोई सिलसिला होता है? देखिए अभी तो इनिशिएट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, प्लान तो आगे यही है कि उनको ऐसी प्रैक्टिस करानी कि वो जैसे अमेज़ॉन है उससे से प्रोडक्ट सेलिंग का है वो उसकी करते हैं, और दूसरे काफ़ी वेबसाइट इसमें सेलिंग अपना प्रोडक्ट ढूंढने और अपने बेस पे अपना प्रोडक्ट ढूंढ के वो सेल आउट करें मार्केट के अंदर। तो बेसिकली उसके लिए है कि वो अपने पैरों पे खड़े होके। तो और ये मतलब कितने सालों का मतलब ये कि ये प्रोजेक्ट होता है, मतलब ये कंप्लीट होता है एजुकेशन? देखिए शॉर्ट कोर्सेज है, अच्छा, short डिपेंड courses। करता है कि हर बंदा कितने लेवल तक जाना चाह रहा है, तो वो अब कितने परफेक्शन तक जाना है, कुछ 1 साल लगाते हैं, कुछ 2 साल लगाते हैं, कुछ 6 महीने लगाते हैं, तो वो हर बंदे की अपनी उसके ऊपर है कि कितने आगे बढ़ना है। डिफरेंट कोर्सेज है इसके अंदर, आईटी से रिलेटेड सारे कोर्सेज है, जिसके अंदर आपका ये अमेज़ॉन के हवाले से भी है, आपका कोडिंग के हवाले से है, ऐप डेवलपमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इस इसलिए कि तरीके इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैरून ममालिक की बड़ी मांग है, बड़ी मांग है। तो मेरे ख्याल में बच्चे जो ओवरसीज़ भी जाके नौकरी वगैरह कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो बहरहाल मेरा अपना ज़ाती राय है नाज़रीन कि आपने देख रहे होंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि ताजिर तिजारत करता है, तिजारत करने के साथ साथ वो तमाम की तमाम चीज़ों जो है वो अब उसमें पैसे भी कमाता है, उसमें अपनी ज़रूरियात भी पूरी करता है। लेकिन ये जिस तरह एक NGO चलाना कि अब पैसे कमा के फिर उसमें से लोगों से भी पैसे लेके उसमें इंक्लूड करना, और जो गरीब और नादार तालिब इल्म हैं उनको तालीम देना और जदीद तरीन तालीम देना। मेरे समझता हूँ समीर भाई, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात की या इसके इदारे की बात की, मेरे समझता हूँ ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये, और आई थिंक सो कि ये तो सदका जारिया है, सदका जारिया है ये, कि अगर आपके पढ़ाई में बच्चा को कोई अच्छी जगह पहुंच गया और उसने किया तो ये तो सदका जारिया है, ये तो सदका जारिया। और बिलाल भाई इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियां जो है ना, लड़कियां हमारी, वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो ये कोर्स करके अपने घर पे बैठ के, अपने कंप्यूटर पे बैठ के, और महीने के $1500-2000 ना घर बैठे बैठे। ज़बरदस्त। तो इन इदारों में नहीं, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि इन इदारों में क्या मेमन कम्युनिटी के बच्चे ही दाखिला ले सकते हैं या दूसरे कम्युनिटी के भी? टोटल कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो भी आए, और जो अगर पैसे नहीं दे सकता है तो उसको हमने जितना भी उसको दे सकता है मुझसे वो कहते हैं कि ठीक है। तो हमने उसमें फ़ीस में सहूलत रखी है, फ़ीस पहले से ही कम है लेकिन उसमें भी हमने सहूलत रखी हुई है। किसी को 50%, किसी को 75%, 25% तक डिस्काउंट उसको दे के ना, और उसके जो हालात होते हैं, तो इसमें बहुत से ऐसे बच्चे हो गए हैं कि जो अपने पूरे घर को संभाल रहे हैं। तो ये ऐसा हो गया कि घर में बैठे बैठे भी वो काम करके ना पैसे कमा सकते हैं। और खास करके लड़कियां जो है वो बाहर अब्रोड नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे माशरे का ये हाल है। तो वो घर पे बैठ के ना वो बच्चियां पैसे कमा सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब ज़रूरी नहीं कि सहूलत कुछ लोगों को नहीं होती सेंटर तक पहुंचने की, कोई दूर दराज रहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि ऑनलाइन बैठ के वही क्लासेस ऑनलाइन भी चल रही होती है कि जो बच्चियां नहीं आ सकती वहीं बैठ के वो अपनी एजुकेशन कर सकती हैं। तो अच्छा है, बच्चियों के लिए भी अच्छा है, लड़कों के लिए भी अच्छा है। कुछ 1-8 घंटा निकालना होता है सिर्फ दिन के अंदर, तो एक नॉलेज मिल जाती है अच्छी। मतलब ये है कि आप ये समझें कि आप जो बच्चे बच्चियां हैं वो
हर साल उसमें इजाफा हो रहा है, या आपने कोई लिमिट रखी हुई है कि इससे ज़्यादा बच्चे दाखिल नहीं लिमिट तो नहीं, होती है ना, एक लिमिट? एक कैपेसिटी तो है, वैसे एक कैपेसिटी तो है, लेकिन शॉर्ट कोर्सेज में कितने दिन का होता है? मतलब इसमें 6 महीने के भी हैं, 3 महीने वाले भी हैं, 1 साल वाला भी प्लान है, तो वो इस तरीके से डिफरेंट कोर्सेज है। टाइमिंग है तो बहुत बच्चों को एकोमोडेट काफ़ी किया हुआ है, लेकिन वो आपकी बात सही है कि एक जगह तो एक उतनी ही है ना, लिमिटेड जगह। अब अगर हमारे ये जैसा कि सिलानी ने आईटी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, बढ़ा ले तो हाँ वो आईटी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वो भी बड़ा काम कर रहे हैं। बड़ा काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तो क्या मुस्तकबिल में क्या हमारा भी यही है, क्योंकि अभी हमारे पास एक खारदर में जो जगह थी हमने उस पर किया, जी, बिल्कुल तो हमारा ये कामयाब चल रहा है। तो अभी 1 साल हुआ है, तो अगले साल हमारा प्लान है कि हम किसी और दूर जगह पर, जैसे बहादुराबाद हो गया, जैसे करीमाबाद जैसा एरिया हो गया, तो ऐसे एरिया के अंदर भी हम ये अपने सेंटर खोलेंगे ताकि वहाँ के लोगों को भी वहाँ की फैसिलिटीज़ मिल सके। जी, तो टेक्सटाइल में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल होती है, और मेरी अपनी इत्तला के मुताबिक तो ये है कि पाकिस्तान की जो 22-25 अरब डॉलर की जो उनकी बरामदाद हैं एक्सपोर्ट्स, उसमें तो 12-13 अरब डॉलर सिर्फ टेक्सटाइल है। ठीक है, टेक्सटाइल में इतना होने के बावजूद जो है हम बांग्लादेश को बीट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बांग्लादेश में जबकि कॉटन भी नहीं होता, बिल्कुल ऐसे वो कॉटन आपसे खरीदता है, इंडिया से खरीदता है, तो फिर क्यों नहीं कम्पीट कर पा रहे हैं? कम्पीट देखिए, शायद मुझे ये लगता है कि कुछ पॉलिसी के मैटर्स भी हैं जो हमारे यहाँ अनस्टेबिलिटी रही ओवर द ईयर्स। टेक्सटाइल को देखने के लिए और उसका लॉन्ग टर्म प्लान के लिए आपको एक स्टेबल पॉलिसी चाहिए जो ओवर द ईयर्स एक प्लान लेके चले ना। हमारे यहाँ होता ही है कि गवर्नमेंट चेंज होती है, नई पॉलिसी आ जाती है। अच्छा, कभी जीएसटी लग जाता है, कभी रिबेट मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। आज भी पेमेंट्स काफ़ी स्टक हुई है जीएसटी के मद में, रिबेट्स के मद में। तो वो एक पॉलिसी रिबेट जो रिफंड थी वो तो निगरान हुकूमत ने कर दी थी। नहीं, इसमें भी कुछ पेंडिंग है मामला, कुछ हुए हैं, कुछ पेंडिंग है, लेकिन उन्होंने कर दी थी थोड़े बिल्कुल। तो जैसे जीएसटी का रिफंड है तो बाज़ औक़ात मिल जाते हैं, बाज़ औक़ात 6-6, 8-8 महीने तक। तो ये मैं ये कहने का मकसद ये है कि इसमें एक स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी हो, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए इस सेक्टर के ऊपर, तो ग्रोथ है। मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा, अच्छा, पहले भी बात की कि आप लोगों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है गैस की, बिल्कुल, एनर्जी क्राइसिस भी मैटर है। अच्छा, गैस की अनअवेलेबिलिटी मैटर करती है, तो वो सारे मैटर की वजह से एक आपको एक ग्रोथ नहीं है। मतलब आप पिछले 10 साल में देखें तो नई इंडस्ट्री ना होने के बराबर लग रही है, लेकिन वही पुरानी इंडस्ट्री में नई मशीनें डाल दी, किसी ने अपग्रेड कर ली, नई फैक्ट्रियां, मैंने साइड में देखा कुछ लोगों ने एनर्जी की क्राइसिस जब आए तो लकड़ियों से उन्होंने अपने बॉयलर को जाना शुरू कर दिया। वो अपने करके आए थे, बिल्कुल भाई, जब कोयले से शुरू किया उन्होंने, कोयले से लकड़ियां हैं, बिल्कुल। वो जावेद बलवानी साहब की फैक्ट्री थी, तो वो बॉयलर चला रहे थे, जावेद बलवानी ने कहा, तो उन्होंने कहा कि वो लकड़ियां मंगवाई, उन्होंने लकड़ी लगा के वो कर रहे थे। मैंने कहा यार दोबारा 1950-1940 में चले आ गए। लेकिन वो कर रहे हैं लोग, कुछ सोलर लग रहे हैं कहीं, तो हर महंगा है वो, तो अब वो हर कोई अपनी तहत कुछ ना कुछ कोशिश तो कर रहा है। लकड़ी के बॉयलर लग रहे हैं जिसकी वजह से वो स्टीम और से कर सकते हैं। अच्छा, तो पानी का भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल, पानी भी खरीद टेक्सटाइल में समझो आप लोग को पानी मेन बेसिक जो चीज़ें हैं ना टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के लिए भी, इंसान के लिए भी बेसिक चीज है ना ये, आपको बिजली, गैस, पानी तो वीविंग जब आप लोग वो करते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, जो आप धोते हो वगैरह है तो वॉश करते हैं, कपड़े का डाइंग, तो उसमें पानी के साइड के एरिया में खास तौर पे पानी तो मेन इफेक्ट करता है ना। पानी, बिजली, गैस, ये तीन चीजें तो जरूरी है। और बिलाल भाई, आपने कहा ना कि बांग्लादेश से हम कम्पीट नहीं कर सक रहे हैं, तो उसमें तो ऐसा है ना कि जैसे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें एक सबसे बड़ा जो है कि वो मार्कअप। सर, बांग्लादेश में इस वक्त 6.5% मार्कअप है, हमारे यहाँ 22% है, हमारे यहाँ 22% है, बल्कि इस पूरे एरिया में हमारा सबसे ज्यादा। काइबोर मिला ले, काइबोर मिलाने से तकरीबन 25 से 26% से प्लस हो जाता है, अंदाजा है इस बात का। और दूसरा ये कि जैसे अभी इंडिया हो गया, वहाँ पे 6-6.25% है, बांग्लादेश में 6.5% है। फिर बांग्लादेश की एक पॉलिसी बड़ी उन्होंने बनाई हुई है परमानेंट। और देखें, कॉटन बांग्लादेश चाहे हमसे ख़रीदता है या किसी से भी ख़रीदता है, लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट का रेट हो गया है, तो जितने रेट में पाकिस्तान के एक इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलती है, बांग्लादेश के इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ऑलमोस्ट इतने की ही मिलती है कॉटन। ये नहीं है कि उसको कोई बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमसे बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, इसकी वजह से होती है।
तो समीर भाई, आपकी जो प्रोजेक्ट है ये रूमी का, इसमें कितने यूनिट्स हैं और कितना बड़ा ये, और मुस्तकबिल में क्या करने का प्रोग्राम है? हमने मॉडल इसलिए कि फ्लैट मैं बनाया। बहरहाल यहाँ पे नाम ले, बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं नाज़रीन जो कि उनके नाम की वजह से जो है ना लोग वहाँ पर बुकिंग करते हैं और वो वक्त पर लोग डिलीवर भी करते हैं, इसलिए उनके अपने गुडविल भी अच्छी। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूँगा मैं, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। ईद उल फितर के स्पेशल प्रोग्राम है ये, और मेरे साथ मेहमान बैठे हैं, मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले जारी रखेंगे, साथ रहिए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम ईद उल फितर की खुसूसन नशियात है ये, और हम यहाँ बैठे हैं जनाब सलीम रूमी साहब के घर पे बैठे हैं, जो कि रूमी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के रूए रवां हैं। उनके साथ उनके साहबजादे जनाब एहसन सलीम रूमी साहब, और उसके साथ ही अभी जो हमने ज्वाइन किया है हमें हारिस सलीम रूमी साहब ने, ये इनके छोटे बेटे, इसके अलावा उनके भतीजे जनाब समीर रूमी साहब भी बैठे। गुफ्तगू हो रही थी, मेरा ख्याल है कि आप तीनों से तो बहुत गुफ्तगू हो गई, मैं डायरेक्ट जाता हूँ क्या कहते हैं हारिस के पास। हारिस काफ़ी देर से वो, हारिस खैर है ना, ठीक ठाक है ना? ईद कैसी गुजरी? वालेकुम सलाम। ईद जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छी गुजरी रोजे है, पूरे रखे? दोस्तों यारों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह रोजे इसलिए कि कारोबार करने के साथ साथ ये कि सुबह सेरी करने के बाद उठना, फिर उसके बाद कारोबार पे जाना, और फिर सारा दिन जो है भूखे प्यासे रहते हुए काम करना, मतलब ये क्या कुछ डिफिकल्टीज होती हैं रमज़ान में? नहीं, बस ये तो अल्लाह ताला की तरफ से होता है रोजा, अल्लाह ताला बेशक, की तरफ से एक लेकिन बंदा बड़ा नाशुक्रा होता है ना कि वो हाँ, खाने पीने में कुछ नहीं लेकिन होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सब फर्स्ट क्लास मजे में गुजर रही है थोड़ा सा। तो मतलब कि अच्छे गुजर गई? तो जी जबरदस्त फर्स्ट क्लास। ईद भी अच्छी गुजर जाएगी? जी हाँ ईद की तैयारी वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह, की? ईद जी फर्स्ट क्लास, शॉपिंग भी की, सब कुछ किया। और मतलब शॉपिंग वॉपिंग में क्या अपनी सारी चीजें आपने खरीदी? मतलब वो वही वाली बचपने वाली चीजें अभी तक हैं कि मैंने ये लेना ये लेना? अब तो बच्चे कर रहे हैं शॉपिंग, हम तो नहीं कर रहे अब नहीं तो नहीं माशाल्लाह। यार यार देखो मेरी बात सुनो, बात होती है कि एक चीज़ होती है शौक होता है लोगों को, किसी को अच्छी गाड़ी का शौक होता है, किसी को अच्छी घड़ी का शौक होता है, हर को अपने शौक। आपका क्या शौक है? मैं ज्यादा कुछ शौक तो नहीं, लेकिन गाड़ी का शौक है, गाड़ी का शौक है जी। अच्छा, मसरूफियात क्या है आपकी? मैं अपना हमारे ग्रुप का टेक्सटाइल सेक्टर देखता हूँ ज़्यादा, तो वीविंग मेरे पास है। और अच्छा, आप छोटे हो या बड़े हो? नहीं, मैं छोटा हूँ। छोटा हूँ। तो एहसन भाई जो है वो भी टेक्सटाइल देखते हैं? जी हाँ, एहसन भाई भी टेक्सटाइल देखते हैं। एहसन भाई एक्सपोर्ट यूरोप साइड देखते हैं, मैं जो हूँ वो अफ्रीकन साइड ज़्यादा देख रहा होता हूँ। लोकल पाकिस्तान का सेक्टर मेरे पास है। अच्छा, गुड। तो जी मैं ये तो लोकल सेक्टर में आप क्या देखते हो? मतलब ये क्या चीज़ें आप परफॉर्म करते हैं? जैसे कि बता रहे थे कि वो हम मर्दों के लोकल कपड़े हैं, हम औरतों जी के हम कपड़े हैं। जेंट्स का काम भी करते हैं, हम लेडीज़ का काम भी करते हैं। तो मैं लेडीज़ वाला साइड देखता हूँ, वहाँ पर वीविंग लगी हुई है। हम वीव करते हैं और फिर उसको डाई कराते हैं और फिर उसको लोकल मार्केट वही में, साइड के एरिया जी हाँ, साइड एरिया में रखते हैं। जी हाँ। तो प्रॉब्लम क्या है, मसाइल क्या है, मुश्किलात क्या है कारोबार में जो पाकिस्तान के हालात हैं? बिजली एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान के अंदर, बिजली और गैस बहुत महंगा हो गया है। मतलब आप समझेंगे पहले गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को 9 सेंट ऑफ $1 पे पर यूनिट बिजली दे रही थी और 1100 रुपये MMBTU पे गैस दे रही थी। अब उन्होंने 9 सेंट से तकरीबन अब आज के दौर में मेरे ख्याल है 55 रुपये का बिजली का बिल आ रहा है पर यूनिट का, और गैस तकरीबन 3100 तो लास्ट आया है, उसके बाद अब शायद 31 पर MMBTU कर दिया जी। और अब मतलब सुनने में आया कि 265% और ज़्यादा। जी हाँ, जी, तो अब इतनी महंगी गैस हो गई। हम पूरे आप अगर खित्ता देखें पूरा, तो इंडिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, बाकी जगहें देख लें, तो सबसे महंगी गैस इस वक्त हमारी है। गैस और बिजली दोनों हमारी है, तो मेनली बिजली हमारी है सबसे महंगी, तकरीबन अराउंड 20 सेंट के करीब हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी महंगी गैस और बिजली से किस तरह हम मतलब आगे तो चले? कैसे कम्पीट कर रहे हो? अल्लाह कॉम्पीट करा रहा है, कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ सोलर लगा लिए, कुछ चीज़ों को या माल हल्का कर दिया, थोड़ा वैल्यू ऐड कर दिया, या माल हल्का कर नहीं दिया? माल कैसे हल्का करेंगे? आज का कस्टमर आपको पता है बहुत जैसे कि अमूमन देखा मैंने बहुत सारी चीज़ें पैकिंग में बेचते हैं ना, तो 500 ग्राम था तो उन्होंने 490 ग्राम कर दिया, इसको 480 ग्राम कर दिया। तो अरे सर, तो मुसलमान जवाल पजीर क्यों है? वजह यही है ना जवाल पजीर होने का। आप यकीन कीजिएगा, आप बहुत सारी जो पैक आइटम होते हैं, आप रेट वही है, लेकिन उन्होंने ग्रामेज नीचे करनी है, ग्रामेज नीचे करनी है। 55 के रेट थे आज भी। हाँ वही तो मेरे कहना मतलब बिस्किट के पैकेट जो हाँ? पहले बिस्किट जो आते थे 4 निकलते थे। अरे नाम ही नहीं लो यार, वो नाराज हो जाएंगे, वो साले वो नाराज हो जाएंगे। मुझे तो अंदाज है ना, हमने तो बहुत सारे, चूंकि मेरे जैसा मजिस्ट्रेट भी होते हैं ना, रमजान में हम जाते हैं, छापे वापे मारते हैं, तो बहुत सारे लोगों की शिकायतें थी। तो एक मतलब इम्तियाज पे चले गए, एक दफ़ा हम चेस चले गए, इधर चले गए उधर। तो हकीकत यह है कि वो एक बड़ी मतलब ये कि वो होती है कि हम ऐसे बींग मुस्लिम हैं, जबकि ये कुरान में लिखा हुआ है जिसने कम तोला वो हम में से नहीं है। लेकिन नाउज़ुबिल्लाह हम जो है हर वो काम कर रहे हैं दुनिया में जो कि हमारे अंबिया इकराम आए थे, रसूल आए थे ना,
उनकी की हर उम्मत को जो बुराइयां थी ना, वो आज हम में बुराइयां हैं। तो ये जो आज बुरे हालात हैं वो हम अपने अमाल की वजह से हैं और कोई वजह नहीं। तो कहना यह है कि आप तो यूरोप को देख रहे हो, वो लोकल को देख रहे हैं। क्या एक्सपोर्टर्स जो होते हैं, मिसाल को यूरोप वगैरह अमूमन देखा एलसी नहीं खुलती, अमेरिका वगैरह माल ऐसे ही चला जाता है, वो रिजेक्ट भी कर देते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रीज हमें मिले भी कि वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो फिर औने पौने उनको बेचना भी पड़ता है। तो इस वक्त जो पेमेंट की सूरत हाल है वो कैसी सूरत है? ओवरऑल एक्सपोर्ट में पेमेंट्स वाइज इतनी तकलीफें नहीं है। कुछ जहां एलसी खुलती है वहां तो नहीं, बिल्कुल ऐसी है जहाँ एलसी है। अच्छा, डीए के हवाले से, डीए के जैसे अमेरिका में अमूमन जो मैंने देखा कि लोग अमेरिकन पिछले आप अगर 6-8 महीने पहले, साल पहले जाए तो यूएस भी क्राइसिस था क्योंकि वहाँ भी इंटरेस्ट रेट बढ़े और कुछ यूरोप में भी तकलीफें थी। तो डीए की पेमेंटें हुई, कुछ माल स्टॉप हुए। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको पिछले 1 साल पहले, 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ ना। तो उस दौर में कुछ ऑर्डर्स डिले हुए या लोगों के पास माल रह गए, तैयार माल रह गए। आफ्टर कोरोना नहीं, मैं पिछले 1 साल पहले की अच्छा, बात 2023 की बात कर रहा हूँ, मिड ऑफ 2023 की ना। तो इसके बाद वहाँ पे थोड़े से ये मामलात रहे थे। मेन वजह ये थी वहाँ सेल भी स्लो है। तो टेक्सटाइल में जो कुछ मामलात इसकी वजह से भी स्लो है कि यूरोप और यूएस में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है उधर भी। तो जाहिर सी बात है उसे भी पेमेंट्स वहाँ तो ये कंपटीशन बढ़ गई है आपकी कि इंडिया का माल भी आ रहा है, बांग्लादेश का भी आ रहा है। ये तो अपनी जगह है, लेकिन ये कंपटीशन तो सरवाइव कर लेंगे। लेकिन मेन उस उधर भी तकलीफ है इन्फ्लेशन की वजह से और वो मामला की वजह से, तो कंजम्पशन कम है। अच्छा, तो वॉर का बहुत फर्क पड़ गया सर। हाँ, वो यूक्रेन के इसके तो ये इंटरनेशनल क्राइसिस भी थोड़ा सा अफेक्ट किया है। इंटरनेशनली इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा तो है। मतलब ये कि आप लोगों की पेमेंटें जो होती हैं वो बाहर वाली तो नहीं फंसती, लेकिन लोकल तो फंसती होंगी। लोकल तो हालात के हिसाब से जब इन्फ्लेशन है, चीजें महंगी लोकल तो फंसती होंगी। इसलिए कि मैं कपड़ा मार्केट जा चुका हूँ ना, मुझे सारे ताजिरों से मेरा वास्ता भी रहा। अब जो चीज हम पहले 100 रुपए में बेचते थे, आज उसकी प्राइस 250 रुपीज हो गई है। तो जाहिर है ओवरऑल लोगों का पैसे तो उतने ही है। तो अब वो जाहिर है उस तरीके से, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ी। अच्छा, लोकल मार्केट में सीजन कैसा गया ये लोकल मार्केट में सीजन जरा मिक्स हर ताजिर जो वो परेशान है, वो मतलब ये कह रहा है कि मिक्स रहा। कारोबार नहीं। किसी वजह से सेल बढ़ी भी और किसी वजह से घटी भी। अब इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ी सी सेल अच्छा, घट लोकल गई। मार्केट में आप तो मतलब ये रॉ कपड़े बना रहे होंगे ना? जी, हम उसको डाई भी कराते हैं। डाई में है वो, ठीक है। हमने देखा कि इस वक्त गारमेंट्स जो इंडस्ट्री है उसमें कारोबार बढ़ा, कि लोग सिले सिलाई चीजों की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो उसकी जगह आप क्यों नहीं आ रहे? हम अभी उस तरफ इन फ्यूचर हमारे प्लान्स हैं, हम इंशाल्लाह जाएंगे उस तरफ, हमारी प्लानिंग में है चीज़ें। लेकिन अभी हम नहीं जा रहे, अभी हम नहीं कर रहे। लेकिन हमारा फ्यूचर प्लानिंग है कि हम गारमेंट्स की तरफ। बांग्लादेश भी जो है ईद के बाद एशिया का सबसे बड़ा गारमेंट इंडस्ट्रियल जोन बना रहा है, ठीक है जी। उसकी वजह से शायद पाकिस्तान की अपनी गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्री उस पर फर्क पड़ेगा, इसलिए कि कोरियंस भी वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बहरहाल फर्क पड़ेगा। सभी भाई आप बड़े खामोश, यहाँ पर हाउसिंग की काम निकल गई। अब आप बताएं और क्या एक्टिविटीज? और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। इसके अलावा हम लोग का एक डीलरशिप, एनजीओ के अलावा मतलब ये और क्या एक्टिविटी है हमारी एक स्पोर्ट्स वगैरह में? हमारी डीलरशिप भी एक है गाड़ियों की, हुंडई शारे फैसल। वो भी लुक आफ्टर, हम लोग सब कजन्स भाई सब मिलके देख रहे मतलब होते हैं। वो भी फैमिली बिजनेस है? वो भी फैमिली बिजनेस है शारे फैसल पे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी अंदाजा होता है कि मार्केट क्या सिचुएशन है। तो चल रही हैं चीज़ें, उसकी भी इतनी बहुत ज़्यादा, जैसे लास्ट ईयर जैसे रमज़ान में थी, रमज़ान में लोग अमूमन क्या गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चेंज करते थे। जी जी। तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो उसमें भी काफ़ी सारा डिफरेंस आ गया है। जितनी लोग परचेजिंग, कॉस्ट भी तो बहुत बढ़ गई यार। कॉस्ट भी बढ़ गई है, कॉस्ट बहुत बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई। और लोग थोड़ा सा, मेरे ख्याल में लीजिंग जब अगर जाओगे तो 25%, 26% पे कौन लेगा यार? जी, कौन लेगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जिसकी वजह से सेल साइड वहाँ से भी फर्क पड़ी है कि लोग थोड़ा सा इतना ज़्यादा इस साल गाड़ियों की तरफ। अच्छा, लोगों का पुरानी गाड़ी की तरफ रुझान बढ़ रहा है, वो 2-3 साल पुरानी गाड़ियाँ जो है वो ज़रा सस्ती मिल जाती तो 0 मीटर की तरफ कम जा रहे हैं। तो जो लोकल मार्केट है वो मतलब ये कि आपका जो एक तीसरा बिजनेस हम समझ ना, ये जो शोरूम्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऑटोमोबाइल्स जो हमारी जो अपनी इंडस्ट्री है वो भी तो क्राइसिस की तरफ जा रही है। बहुत सारी मोटर कंपनियां बंद हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। मेरे पास टाइम क्योंकि कम है, आप थोड़ा हम करके इसको एंड अप करेंगे। तो सबसे पहले आप ही तरफ कर लेंगे, आखिरी आप क्या पैगाम देंगे हमारे अपने मुल्क के आवाम को कि ईद उल फितर की खुशियों में किस तरह शरीक होंगे? देखिए, अब इतनी सारी नेगेटिव बात कर ली कि काम नीचे है, ये कम है, वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी का हिस्सा है ये, जिंदगी का हिस्सा है ये, चलता रहेगा, एक साइकिल है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा। ईद है, खुशियों का टाइम हो रहा है, सारी चीजें भूल जाओ ये वक्त भी गुजर जाएगा। जी। हारिस,
ईद हम सब तो मनाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमें अपने से जो नीचे तबके के लोग हैं उनका थोड़ा ख्याल करना चाहिए, उनके लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए। बाकी सबको ईद मुबारक हो, ईद की खुशी। जी ऐसा बस मैं भी यही कहूँगा, ईद है, ईद का मौका है, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ खुशी मनाएं, एंजॉय करें। बाकी तो हालात चलते रहेंगे, मुल्क चलता रहेगा और सब ने गुजर जानी, तो बस सबको दुआ में याद रखें। और बड़ा सलीम रमी साहब, चूंकि आप तो सरबरा है ना, ये तो बच्चे हैं अभी, इनको ही फिक्र नहीं होगी, आपको क्या फिक्र, आपको तो ज़्यादा फिक्र होगी। देखें, इस ईद पे एक थोड़ा सा पूरे आलम इस्लाम में एक बहुत बड़ा हमारे को जो सेटबैक है वो ये है कि फ़लस्तीन और गज़ा बिल्कुल का जो बिल्कुल है, अच्छा हुआ तो तस्करा। वो एक बड़ा हमारे लिए सेटबैक है। साने है और हमारे लिए। पूरा जो हमारा इस्लामी जो ममालिक हैं उन सबको मिलकर इस ईद के मौके पर एक अच्छा लाए अमल ऐसा करना चाहिए कि हमारे जो भाई, जो बच्चे हमारे उधर जो शहीद हो रहे हैं, जो ज़ख्मी हो रहे हैं, और इवन उनको खाने पीने का भी नहीं पहुंच सक रहा, तो ये सब मिल के एक ऐसा अहद करें पाकिस्तान समेत सारे इस्लामी मुल्क कि भाई हम इसका कोई ना कोई हल निकालें, ताकि ताकि उनके मसाइल हल हों, उनकी मुश्किलात उनकी आसान भी, क्योंकि अगर उनका सोल्यूशन हो जाएगा तो उनके लिए भी ईद हो जाएगी। अदरवाइज तो वो हम ईद मना रहे हो और वो ना मना रहे हो, तो सर ये भी बहुत शुक्रिया सर कि आज एक अच्छे लाइटर मूड में गुफ्तगू हो गई। और मेरा ख्याल है कि नाज़रीन आपके सामने तमाम लोगों की अपनी अपनी आराएं आ गई, और हम इस प्रोग्राम को यहीं पे एंड करते हैं कि ईद उल फितर आपको मुबारक हो। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।